अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सबसे पहले तो एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि इतनी खुशगवार नहीं है। मेरे सोर्सेज़ ने मुझे बताया है कि उस हॉस्पिटल में के जहाँ अरशद शरीफ शहीद की वालिदा ज़ेर इलाज हैं और जहाँ पे आपको याद है कि पिछले दिनों में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब वहाँ पे गए थे। उनको आईसीयू में है वो, वहाँ पे उनको नज़रबंद कर दिया गया है और वहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग उनके साथ मिलने जुलने वाले थे, जो कि आते थे उनके पास, उनका दाखिला बंद कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है, इसकी तफसीलात अभी हम जांचने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा अगर हुआ है, जो कि मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है, एंड आई वुड लव टू बी रॉन्ग, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत बात है। एक शहीद की वालिदा के साथ आप इस तरह का सलूक नहीं रवा रख सकते। और वहाँ पे भी जहाँ पे आप वहाँ पे खुद गए हों उनको तसल्ली देने के लिए, तो उसके बाद इस तरह का काम करना जो है, या जिसके कहने पर भी ये हुआ है, अगर हुआ है तो ये बहुत ही गलत बात है। और ये हमारी रवायात के मुताबिक नहीं है, हमारी अखलाकियात के मुताबिक नहीं है। ये किसी भी लिहाज से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ तक इसकी तफसीलात मैं मज़ीद गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मज़ीद तफसीलात आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सो फार अभी तक जो मुझे मिला है अपने सोर्सेज के ज़रिए एक इनपुट, वो यही है कि उनको नज़रबंद किया गया है और उनकी फैमिली के लोगों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये बहुत ही एक सीरियस बात है। अल्लाह करे कि ये बात ठीक ना हो और अल्लाह करे कि ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि हमारे जो रिवायात हैं इस्लामी लिहाज से भी, अपने मुसलमान होने के नाते से और पाकिस्तानी होने के नाते से भी, इंसान होने के नाते से भी, ये चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। और दूसरी जो आपको पता है कि आज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीन खबर थी वो ये थी कि इमरान खान साहब ने अरेस्ट किया और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि वो असम्बली तोड़ने जा रहे हैं, असम्बलियाँ तोड़ने बल्कि जा रहे हैं। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। किसके लिए बनेगा? पूरे पीडीएम के सेटअप के लिए। क्योंकि देखिए, जब उन्होंने ऐलान कर दिया तो फिर इनके पास कोई गुंजाइश नहीं बाकी बचेगी। ये जो कह रहे हैं ना कि हम 2 असेंबलियों में इलेक्शन करवा देंगे तो इस तरह कर देंगे, ये नहीं हो सके। लेकिन उसकी तफसील में जाने से पहले एक तो ये है कि मुबारक हो कौम को, और उसके जो माशाल्लाह सपोर्टर्स और बेनिफैक्टर्स जो हैं उनको भी मुबारक हो कि NRO 2 मुकम्मल हो गया। अब एक एक बंदे ने वापस आना है, उसके लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। मरियम भी फारिग हो गई, सलमान भी फारिग हो गया, ड्राई क्लीन सारे सारे बेहतरीन किस्म के जनाब, जैसे वो सूट बन के आते हैं ना बाहर, उसी तरह हो गया। तो ये हो गया। और NRO 2 के बाद अब अगला काम ये है कि इमरान खान को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन आज हमने देखा कि इमरान खान की स्पीच में किसी भी जगह पे उनको कोई खौफ नहीं नजर आ रहा था, कि उनको ये ऐसा लग रहा हो कि जैसे मेरे साथ ये अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और जो एक और जो बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, वो उन्होंने कही कि बाजवा ने वो नहीं किया, यानी बाजवा ने दुश्मन से बढ़ के भी ज्यादा बुरा सलूक किया पाकिस्तान के साथ। आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि आपके साबिक आर्मी चीफ साहब, उनको वो ये कह रहे हैं कि दुश्मन भी अगर ऐसा होता तो इस तरह का सलूक ना करता पाकिस्तान के साथ जिस तरह के बाजवे ने किया। तो ये कितनी कितनी मैं समझता हूँ कि एक शर्मनाक किस्म की बात है। और इसी के ऊपर फिर उन्होंने ये कहा है कि इदारा इस तरह की जो काली भेड़ें हैं उनका एहतसाब करेगा तो एहतसाब के बाद उनके इदारे में बेहतरी आएगी। ये जो हमें पता नहीं क्या मुसीबत पड़ जाती है, हम सोचना शुरू हो जाते हैं कि ओहो, उसके ऊपर हाथ डाला तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर हाथ डाला तो क्या हो जाएगा। आप अपनी इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देख लें, आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देख लें, जिस जिस बंदे को सजा दी गई है उसके बाद सिस्टम जो है वो बेहतर हुआ है। क्योंकि लोगों को पता चल जाता है भाई ये यहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी, कि जो अपने मतलब अपनी औकात से बढ़ के जो मेगलोमैनियाज हैं, इस तरह के काम नहीं चलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मैसेज था जो उन्होंने पीडीएम को भी दे दिया है और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी दे दिया है कि आप अगर इस तरह की चीजें करेंगे
तो वो डरने वाले नहीं है। और इमरान खान ने साफ कह दिया कि मुझे आपने डिस्क्वालीफाई करना है तो कर दें, लेकिन ये है कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। और मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है, मैं मुंह बंद नहीं करूंगा, और उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो सूरत हाल हुई है, जो हमने एनआरओ की शक्ल में और पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन की शक्ल में सारा सिलसिला देखा है, इसने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। और ये बिल्कुल उन्होंने कहा है कि सही सही कहा है कि जो एक साजिश उनको लग रही है, कि एक साजिश के तहत इनको लाया गया, एक साजिश के तहत पूरा एक प्लान बनाया गया ताकि पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता और तीसरी दफा भी खुदा ना खास्ता बेड़ा गर्क किया जाए, और पाकिस्तान को उस लेवल पे ले जाया जाए जहाँ के आजकल कुछ अरब ममालिक को ये ले गए हुए हैं, जहाँ के लोगों के पास वहाँ पे बेसिक्स जो हैं वो अब नहीं है। तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह का हो, खुदा ना खास्ता। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो इंशाल्लाह फाइट बैक करेगी और अपना रोल जो है वो प्ले करेगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसी बाजवे के साथ मुलाकात हुई है साकिब निसार साहब की, साबिक चीफ जस्टिस जो थे। अब ये जो मुलाकात है, इसके जरिए आई एम श्योर कि एक मैसेज जो है वो साकिब निसार साहब को दिया गया होगा। और मेरी इतलात के मुताबिक, जो मेरी एक दो लोगों से बात हुई, उनकी उनकी डायरेक्ट बात नहीं हुई साकिब निसार साहब से, लेकिन उनका ये कहना है कि एक ऑलिव ब्रांच बाजवा साहब की तरफ से दी दी गई है कि जनाब छोड़ दें, अपने लोगों से कहें कि अब ज्यादा इस चीज को भुला दें और ये काम छोड़ दें। तो ये सूरत हाल है। मेंडिंग ऑफ द फेंसेस की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है। ये जो कुछ उन्होंने किया है कारनामा, ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। अगर आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी करवा देते हैं तो सो व्हाट, क्या होगा? उसके बाद इमरान खान साहब कहीं उड़ जाएंगे, इमरान खान इधर ही रहेंगे, लोग उनके साथ हैं। हाँ, एक तरीका है जो आपने पहले किया, जो इसमें आप नाकाम हुए, कि खुदा ना खास्ता आप उसकी ज़िंदगी वापस ले लें, तो फिर ये हो सकता है कि शायद कुछ बेहतर हो जाए आपके लिए। लेकिन जब तक अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी भी है, वो तो उसके हाथ में, वो आपके हाथ में तो है नहीं। तो इसलिए वो तो होने वाला नहीं। अब उन्होंने ये कहा है कि 17 दिसंबर को, यानी इस वीकेंड पे, वो असम्बलियों के डिसोल्यूशन की डेट दे देंगे। अब डेट कोई भी होती है, कोई 23 कह रहा है, 24, 25, 26 कोई भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी, मेरी नज़र में ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा कि सिर्फ 2 असम्बलियों के इलेक्शंस करवाए जाएँ और बाकी के ना हो, और उनके जो हैं वो 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद हों। ये मुश्किल है, एक तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, फीज़िबल नहीं है, और दूसरा वैसे भी पॉलिटिकली भी, अगर ये दोनों असम्बलियों में इनकी हुकूमत दोबारा आ जाती है पीटीआई की, तो फिर इनके पास कोई चांस नहीं होगा, पीडीएम के पास, कि वो इमरान खान को काउंटर कर सकें फेडरल लेवल पे, सिंध में और बलूचिस्तान वगैरह। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक और इम्पोर्टेंट आज जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि दो वज़रा ने प्रेसिडेंट साहब से, अलवी साहब से बात की। उनसे मुलाकात करने के बाद अलवी साहब जो हैं वो उन्होंने डैश किया लाहौर में, और उन्होंने जाके इमरान खान साहब से बात की है। और ये वन ऑन वन मीटिंग हुई है, क्योंकि उनकी जो मीटिंग हुई थी अयाज सादे के साथ और आज़म नज़ीर तारड़ के साथ, उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट की और इमरान खान की वन ऑन वन मीटिंग हुई है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि इसके इसके बारे में खबर अभी तक कोई सामने नहीं आ रही है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इमरान खान साहब को उन्होंने मैसेज दिया होगा, और ये मैसेज जो होगा, ये मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगा। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक तरफ उनको इंगेज करना चाह रही है, दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो है वो इस तरह की कार्रवाइयां भी कर रही है, और इलेक्शन कमीशन को भी एक्टिवेट कर दिया हुआ है। और वो केस, उनकी जो बेटी वाला केस है, वो केस दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, जो कि पहले अदालतों ने फैसला कर दिया हुआ है, और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं, बाकी ने भी कर दिया हुआ है कि ये जो चीज़ है, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में हम इसमें दखल नहीं करेंगे, और ये हम इसको टेकअप नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद उनको ज़ाहिर है प्रेशराइज किया जा रहा है, और वो प्रेशराइज तो होते हैं। फिर आपको पता है हमारी अदलिया तो वैसे ही इंतजार में होती है कि कोई उनको प्रेशराइज करे। तो इसलिए मुझे यूं लग रहा है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त जो है वो एक ज़बरदस्त प्रेशर में है। जो राना सनाउल्लाह ने आज कहा ना कि हमें कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं जनाब, इस वक्त शदीद प्रेशर में है, और यही वजह है कि जॉइंट सेशन का भी उन्होंने कॉल कर लिया है 20 दिसंबर को। और उसमें जाहिर है तकरीरें होंगी, ये होगा वो होगा, और कहा जाएगा जी कि देखें ये मान नहीं रहा, ये बड़ा स्टबन आदमी है और ये बात नहीं सुनता, और देखें इसकी वजह से पूरी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है। और जितनी भी अपनी नाकामी है, उनका जो ब्लेम है वो इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी। और आपको ये पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से
बहुत ही चहेते हमारे दोस्त जो हैं नवाज शरीफ साहब के, नजम सेठी साहब, वो अपने शोज में ये कह रहे हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और उनको ये सख्त तरीन मैसेज दे दिया गया है कि अगर आपने अपनी चीज़ों को फिक्स ना किया तो देन वी विल फिक्स यू। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही हैं, इसका मतलब है कि प्रेशर तो है, और ज़बरदस्त प्रेशर है, क्योंकि इसके अलावा कोई आपको मुझे बताएं किसी भी जगह पे कोई गवर्नेंस नज़र आ रही हो, किसी भी जगह पे कोई इकोनॉमी के ऊपर, कोई महंगाई के ऊपर, कोई कोई मिनिस्टर, कोई इधर उधर का बंदा, कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी कोई काम कर रहा हो, सारे अपने अपने दफ्तरों में आराम से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, वेट एंड सी की पॉलिसी है, कॉफियां चाय चल रही हैं, बाकी सारा कुछ चल रहा है, लेकिन गवर्नेंस नहीं हो रही। और ये कहते थे कि हम लोग गवर्नेंस करने आए और हम लोग महंगाई कम करने आए। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको चाहिए कि ये इमरान के साथ एंगेज करें, उसको वे आउट दें, और उनसे मिल के बात करके उनसे कहें जी कि ठीक है, आइए हम बैठते हैं, ये टाइम फ्रेम है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ जरा चलते हैं। हमारे जो इंटर्नी है वजीर खारजा साहब, वो न्यूयॉर्क पहुंचे एक बार फिर। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये इतना, यानी इनको ट्रैवल का शौक कैसे चढ़ गया। ये तो बंदा कभी निकला ही नहीं था, कभी किसी अपने सिंध से बाहर या इस्लामाबाद से बाहर। एकदम जनाब वो कोई 35-36 दौरे पिछले 7-8 महीनों में कर चुके हैं, यानी हर महीने में 5-6 मुल्कों का दौरा खड़का आ जाते हैं। 175 करोड़ रुपया, 175 करोड़ रुपया इनके सिर्फ उसके ऊपर दौरों पे लग चुका है। आप जरा अंदाजा लगाएं। यानी मुझे तो ये नहीं समझ आती कि इनको ये भी ख्याल नहीं आता। इमरान खान का याद होगा आपको, जब वो दौरों के लिए कहीं उन्हें जाना भी पड़ता था तो बड़ी मुश्किल से कहीं, अव्वल तो वो जाते ही नहीं थे, दूसरा अगर जाना भी होता था तो वो बहुत ही कम लोगों के साथ वहां पे जाते थे, ताकि पाकिस्तान का खर्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा कम रहे। लेकिन इनको देखें आप, लल्ले तलल्ले और यशियां और जनाब पता नहीं क्या क्या। मैं आपको एक ना जरा तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। ये जरा देखें आप, ये तस्वीर देखें। ठीक है जी, ये जनाब न्यूयॉर्क में लैंड की हैं वो, और इनके साथ एक तो कोई गोरा है, और दूसरे उनके साथ मुनीर अकरम साहब हैं, जो हमारे एम्बेसडर हैं यूएन में। और उनके साथ ही पीछे आप देखें तो आपको नजर आएंगे सरदार मसूद साहब, और ये साबिक प्रेसिडेंट है आज़ाद कश्मीर के। अब ये जो मुनीर अकरम साहब हैं, ये आपको पता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन सर्विस है उसके वन ऑफ द बेस्ट एम्बेसडर हैं इनको, और ये बड़े पुराने हैं, न्यूयॉर्क को समझते हैं, जनरल असम्बली को समझते हैं, यूएन को सारा समझते हैं। मुझे याद है कि जब हमने लॉन्च किया था ARY 2003 में आई गेस, तो आई यूज टू बी द ब्यूरो चीफ ऑफ ARY USA एंड कनाडा। तो मैं, मेरा वन ऑफ द फर्स्ट इंटरव्यूज जो मैंने किए थे वो मुनीर अकरम साहब के साथ किया था। बड़ी वेरी कॉम्पिटेंट मैन। और मैं उनको देख रहा हूँ कि वो देखें, वो इस इंटर्नी के पीछे पीछे आ रहे हैं, और उनके भी पीछे देखें सरदार मसूद साहब, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही प्यारे दोस्त, काबिल इज्जत दोस्त। लेकिन देखें ये सरदार मसूद साहब ने फाइल पकड़ी हुई है और वो पीछे पीछे आ रहे हैं। मुझे यकीन करें बड़ी शर्म आई। मुझे शर्म इसलिए आई कि सरदार साहब को पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर का सदर बनवाया, और सदर से ऊपर क्या ओहदा होता है, और वो सदर बन के फिर जनाब जाके एक इंटर्नी के पीछे पीछे फाइलें लेके फिर रहे हैं। और मुझे याद है कि शायद 96 या 7 की बात होगी, मलिया लोधी साहब जब एम्बेसडर हुआ करती थी तो अमेरिका में, तो मैं उनको वाशिंगटन में एम्बेसी में इंटरव्यू एक दफ़ा करने गया। तो उस वक्त हमारा एक और PTN एक हमारा चैनल होता था, उस वक्त उसके लिए मैंने इंटरव्यू किया। तो उसमें जब मैं इंटरव्यू कर रहा था मलिया लोधी का, तो ये उतनी देर वहाँ पे फाइल पकड़ के खड़े रहे और नोट्स लेते रहे, और उसके बाद फिर उनका हमारे साथ ताल्लुक फिर भी रहा। फिर मुख्तलिफ जगहों पे ये एम्बेसडर भी बन के गए, चाइना भी गए, पाकिस्तान भी रहे, तो आना जाना और चलता रहा सिलसिला। लेकिन मुझे दुख हुआ कि इस तरह के पढ़े लिखे लोग, इतने कॉम्पिटेंट काबिल लोग, जिनको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, पाकिस्तान ने इतनी इज्जत दी, वो कैसे कैसे लोगों के पीछे पीछे इस तरह फिर रहे हैं वहां पे, और जिनका ना कोई तजुर्बा है ना कोई बात है। इस तरह के लोगों को तो रिसीव करने जाने के लिए भी मेरा ख्याल है कि एक आम से बंदे को वहां पे किसी छोटे से लेवल का जो एक काउंसलर है उसको भेज देते, ताकि वो ले आता उसको। तो आप खुद गए हैं दोनों जाके वहां पे, आप इस्तकबाल कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट हर्ट एनीबॉडी, बट इस तरह जो है ये पाकिस्तान की इज्जत इसमें कोई नहीं हो रही कि आप जैसे लोग जो है वो जाके एक इंटर्नी के लिए इतनी कर रहे हैं। ये जो तकरीर वो करने गए हैं वहां पे UN में, ये तकरीर आपका एक स्टाफर जाके वहां पे कर सकता था।
آپ خود جا کے وہاں پہ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی جا کے کرنے کی، آپ کا ایک اسٹافر جا کے وہاں پہ کر سکتا تھا مڈ لیول کا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے ہماری گورنمنٹ کو بھی، اور ہمارے جو ڈپلومیٹک کور ہے ان کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے بارے میں ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو جو جس جج نے فیصلہ کرنا تھا، راجہ آصف محمود صاحب، ان کو تبدیل کر دی۔ اب اندازہ لگائیں جس نے جج نے فیصلہ کرنا ہے اس کو ہی تبدیل کر دی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ابھی اسی پالیسی کو لے کے چلنا ہے جو کہ باجوہ ڈاکٹرین تھا، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اور ان کے سسر صاحب کے بھی میں کمالات دیکھ رہا ہوں، ان کا ابھی تک انفلوئنس چل رہا ہے۔ یہ سسر ان چیف، آرمی چیف تو تھے ہی، کمانڈر ان چیف، اب یہ سسر ان چیف بھی ہو گئے ہیں۔ تو اب کیا کریں، ہمارا تو عجیب ہی معاملہ چل گیا۔ اوپر سے وہ ایک خبر ہارون رشید صاحب ہمارے جو دوست ہیں ان کی طرف سے ہم نے سنی ہے کہ جی $500 ملین نواز شریف نے ان کو دیے پاکستان سے جیل سے نکل کے لندن پہنچانے کے لیے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، اگر یہ دروغ برد گردن راوی، اگر بات یہ ٹھیک ہے تو پھر ہم کدھر جائیں، کس کو جا کے اپنا رونا جائے وہ روئیں۔ اب یہ جو میں نے آخر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی سمجھے توڑنے کی، اس میں جو میجر رول ہوگا وہ ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کا ہوگا۔ اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنی اگلی اننگ کے لیے بہت زیادہ متفکر ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کریں۔ اور یہی چیز میں آپ کو ذرا دکھانا چاہ رہا ہوں آخر میں کہ یہ ذرا دیکھیں آپ، یہ ایک اشتہار ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اشتہار ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دنیا نیوز کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً آدھے پیج کا اشتہار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس اشتہار میں آپ دیکھیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ روشن راہیں، نیا سویرا، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر نگرانی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا سالانہ ترقیاتی پروگرام 2022-23، 726 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 4 ماہ کی قلیل مدت میں 196 ارب روپے کے ریکارڈ فنڈز کا استعمال، حکومت پنجاب کا اعزاز۔ جنوبی پنجاب کے عوام کی ترقی کے لیے 255 ارب روپے مختص فنڈز کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے پر مکمل پابندی عائد۔ 600 ارب روپے سے زائد فنڈز کے استعمال کا واضح امکان، اندازہ لگائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ترقیاتی منصوبہ جات، خاص طور پر لاہور کے عوام کو سہولیات کی بر وقت فراہمی کے لیے منصوبوں پر کام تیزی سے جاری رکھنے کی ہدایات۔ آپ ذرا مجھے بتائیں، یہ آپ ایڈ آپ نے دیکھ لیا، اس پورے ایڈ میں مجھے آپ ذرا یہ بتا دیں کسی جگہ پہ آپ کو تحریک انصاف نظر آئی؟ حکومت کس کی ہے پنجاب میں؟ تحریک انصاف کی۔ ان کی 10 سیٹیں ہیں، اور اسی 10 سیٹوں کی وجہ سے ان کو وزیر اعلیٰ تو بنوا دیا گیا، لیکن حکومت تو تحریک انصاف کی ہے۔ اس پورے ایڈ میں تحریک انصاف کہاں پہ ہے؟ کوئی نام تک نہیں ہے اس کا۔ عمران خان کدھر ہے؟ کوئی نام تک نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان کا تو یہ تھا کہ جی ہم ایڈز میں اپنی شکلیں نہیں دکھائیں گے، تو یہاں پہ تو پرویز الہی صاحب کا بہت بڑی تصویر نظر آ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ میں آپ کو ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی دیگر گون صورتحال بن رہی ہے، اور اگر یہ معاملات نہ روکے گئے اور اس طرح کے لوگوں کے اوپر اس طرح آئندہ بھی یقین کیا گیا اور اعتماد کیا گیا، تو پھر اللہ ہی مالک ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر ان کی اپنی مرضی ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا ان کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ لیکن آخر میں صرف پاکستانیوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے، وہ کہتے ہیں ٹرسٹ بٹ ویریفائی، اپنے آنکھیں اور کان کھول کے رکھیے اور جاگتے رہنا، کام خراب جائے۔ بہت شکریہ۔